नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि सुपर टेट के टॉपिक्स भी कराए जाएं, उनके भी नोट्स लाए जाएं। तो आज से ये सेशन आपका शुरू हो रहा है सुपर टेट का। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक आपका सुपर टेट का एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो आज शुरुआत हम कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान से, और वन लाइनर फॉर्म में ये पूरी क्लास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से आपका जो बाल मनोविज्ञान है, सीडीपी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज की इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और वन लाइनर्स फॉर्म में। इसके अलावा आपको थ्योरी नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम बाल मनोविज्ञान के नोट्स करने वाले हैं और शुरू करते हैं वैयक्तिक भिन्नता से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो वैयक्तिक भिन्नता का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था? वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से पाया जाने वाला अंतर ही वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। यानी कि दो लोगों के बीच में जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से अंतर है, वो क्या है? वो वैयक्तिक भिन्नता है। वैयक्तिक भिन्नता के दो मुख्य कारण वंशानुक्रम और वातावरण है। स्किनर के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सके। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर किया गया है। कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता को संतुष्ट करने के लिए शिक्षक को विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता को संतुष्ट करने के लिए शिक्षक को विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और सामान्य बालकों में अंतर बुद्धि लब्धि पर आधारित वैयक्तिक भिन्नता है। तो आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट पर आधारित वैयक्तिक भिन्नता है। तो प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड है जो, मंदबुद्धि यानी कि स्लो लर्नर है, और सामान्य बालकों में अंतर यानी कि बुद्धि लब्धि पर आधारित वैयक्तिक भिन्नता है। छात्रों की रुचि यानी कि इंटरेस्ट और अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड में अंतर मनोवैज्ञानिक भिन्नता का उदाहरण है। तो एक तो आपका आईक्यू आधारित वैयक्तिक भिन्नता हो गई, दूसरा क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक भिन्नता यानी कि साइकोलॉजिकल डिफरेंस। जिन छात्रों में रुचि और अभिक्षमता में अंतर है, वो क्या है? वो मनोवैज्ञानिक भिन्नता का उदाहरण है। वैयक्तिक भिन्नता को जानने की प्रमुख विधियां बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण है। तो वैयक्तिक भिन्नता को जानने की प्रमुख विधियों में बुद्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है और व्यक्तित्व परीक्षण है। एक शिक्षक को शिक्षण योजना बनाते समय छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता को सर्वोपरि रखना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रणाली का आविष्कार किलपैट्रिक ने किया, जो वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित है। डाल्टन योजना की जनक मिस हेलन फार्कस्ट हैं। यह भी वैयक्तिक शिक्षण की विधि है। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉवेल हैं, जिसमें खेल द्वारा वैयक्तिक विकास पर बल दिया जाता है। मॉन्टेसरी विधि की खोज मारिया मॉन्टेसरी ने की, जो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर देती है। तो जो मॉन्टेसरी विधि है उसकी खोज किसने करी? मारिया मॉन्टेसरी ने की है, और यह ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर देती है। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल हैं, जिसमें खेल द्वारा वैयक्तिक विकास पर बल दिया जाता है। शारीरिक रचना के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता का वर्गीकरण क्रेस्मर और शेल्डन ने किया था। किसने किया था? क्रेस्मर और शेल्डन ने किया था। बालकों में लिंग भेद के कारण भी शारीरिक और संवेगात्मक भिन्नता पाई जाती है। यानी कि जेंडर डिफरेंसेस के कारण भी शारीरिक और संवेगात्मक भिन्नता देखने को मिलती है। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल आधार ही वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान है। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक ही आयु के दो बालकों की मानसिक आयु भिन्न होना मानसिक वैयक्तिक भिन्नता दर्शाता है। वैयक्तिक भिन्नता के कारण ही हर बालक की सीखने की गति अलग अलग होती है।
शिक्षक को सभी बालकों के समान गृह कार्य नहीं देना चाहिए, बल्कि वैयक्तिक क्षमता के अनुसार देना चाहिए। अब हम बात करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से आंतरिक कारक और बाह्य कारक में बांटा गया है, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। वंशानुक्रम, शारीरिक ढांचा और बुद्धि आंतरिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। पारिवारिक परिवेश, विद्यालय, समाज और पोषण बाह्य कारकों के उदाहरण हैं। विकास का जो फार्मूला होता है वो विकास बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण, यह सूत्र वुडवर्थ ने दिया था। एक बच्चे का शारीरिक विकास मुख्य रूप से उसके जीन्स और पोषण पर निर्भर करता है कि उसके जीन्स क्या हैं और उसको पोषण कितना मिल रहा है, न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है। गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान माता का स्वास्थ्य और आहार बालक के विकास को जन्म पूर्व रूप से प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो वृद्धि को नियंत्रित करती है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला और माता को प्रथम शिक्षिका माना जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय और मित्र मंडली सबसे महत्वपूर्ण बाह्य कारक हैं। मनोवैज्ञानिकों जैसे गाल्टन के अनुसार माता पिता की बुद्धिमत्ता का प्रभाव बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जो वंशानुक्रम को दर्शाता है। रोग और चोट बाल्यावस्था में विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक हैं। डगलस और हालैंड के अनुसार एक ही परिवार के बच्चों में भी वातावरण के प्रभाव से विकास में अंतर आ सकता है। लिंग भी विकास को प्रभावित करता है। आमतौर पर बालिकाओं की परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है, यानी कि मैच्योरिटी ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां हैं उनमें परिपक्वता लड़कों से पहले आ जाती है। समाज का सांस्कृतिक वातावरण बालक के नैतिक और सामाजिक विकास की दिशा तय करता है। तो जैसे अभी आप वर्तमान में जेनजी का जो वातावरण देख रहे हैं, नए नए वीडियोस आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, तो जो कल्चरल एनवायरनमेंट में परिवर्तन आया है उसी के अनुसार जेनजी में भी परिवर्तन आया है, नई जनरेशन में परिवर्तन आया है, जो आजकल आपको सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ती है। प्रजाति का प्रभाव भी बाल विकास पर पड़ता है, जिसे वंशानुगत विशेषता माना जाता है। जनसंचार माध्यम जैसे टीवी और इंटरनेट आज के समय में बाल विकास को प्रभावित करने वाले सशक्त बाह्य कारक बन गए हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन शारीरिक और मानसिक विकास की गति को नियंत्रित करता है। शुद्ध वायु और प्रकाश बालक के शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बाह्य कारक हैं। बालकों के संवेगात्मक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पारिवारिक कलह या शांति का पड़ता है। अगला जो हमारा सेक्शन है उसमें हम सीखने की आवश्यकता की पहचान पर बात करेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग नीड्स। बच्चों के पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज का पता लगाने के लिए प्रस्तावना पक्ष इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीखने की आवश्यकता पहचानने के लिए सबसे प्रभावी तरीका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। जब कोई छात्र बार बार एक ही गलती करता है तो उसके लिए निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद बच्चे की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, यानी कि रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। छात्रों की रुचि, क्षमता और अधिगम शैली यानी कि लर्निंग स्टाइल का आकलन करना सीखने की आवश्यकता की पहचान का प्रथम चरण है। श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता उन छात्रों को अधिक होती है जिनका अमूर्त चिंतन कमजोर होता है। रचनात्मक आकलन के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों को की सीखने की जरूरतों को पहचाना जा सकता है। तो रचनात्मक आकलन के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों की सीखने की जरूरतों को पहचाना जा सकता है। कक्षा में छात्रों से खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से उनकी विचार प्रक्रिया और आवश्यकताओं का पता चलता है। बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल उनके क्रमिक विकास और शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचानने का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज है। तो बच्चों का जो पोर्टफोलियो फाइल है उनके क्रमिक विकास और शैक्षिक आवश्यकताओं को पहचानने का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज है। अवलोकन विधि द्वारा शिक्षक बिना परीक्षा लिए ही छात्रों के व्यवहार और अधिगम कठिनाइयों को जान सकता है। जो छात्र कक्षा में चुप रहते हैं उनकी सीखने की आवश्यकता पहचानने के लिए व्यक्तिगत वार्तालाप यानी कि पर्सनल इंटरव्यू आवश्यक है।
क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग विद्यालय और कक्षा की तत्कालीन अधिगम समस्याओं को पहचानने और सुलझाने के लिए होता है। छात्रों की सीखने की तत्परता को पहचानना थार्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है। सहपाठी मूल्यांकन के माध्यम से भी बच्चों की सीखने की कमियों को अनौपचारिक रूप से पहचाना जा सकता है। अधिगम अक्षमता जैसे डिस्लेक्सिया या डिस्ग्राफिया की पहचान के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो पढ़ाने से पहले छात्रों के मानसिक स्तर की पहचान कर ले। प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चन आंसर मेथड जिसे सुकरात ने दिया था, छात्रों के ज्ञान की गहराई नापने में मददगार है। बच्चों के एनेक्डोटल रिकॉर्ड में उनके दैनिक जीवन की विशिष्ट घटनाओं का विवरण होता है जो अधिगम आवश्यकता बताता है। जिन बच्चों की मातृभाषा विद्यालय की भाषा से भिन्न होती है उनके लिए बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो जिन बच्चों की मातृभाषा विद्यालय की भाषा से भिन्न होती है उनके लिए बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बच्चों की गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जो शिक्षक को उनकी सोच की दिशा बताती हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, पढ़ने के लिए वातावरण का सर्जन करना। क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर रीडिंग। क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर रीडिंग। पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण वह है जो भय मुक्त और बाल केंद्रित हो, फियर फ्री एंड चाइल्ड सेंटर्ड हो। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक होना चाहिए जहां हर बच्चे को अपनी बात कहने की आजादी हो। पठन के प्रति रुचि जगाने के लिए कक्षा में एक समृद्ध प्रिंट वातावरण होना आवश्यक है। दीवारों पर चार्ट, नक्शे, बच्चों की कलाकृतियां लगाना सकारात्मक अधिगम वातावरण का निर्माण करता है। पुस्तकालय में रंग बिरंगी और सचित्र पुस्तकों का होना प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल को बढ़ाता है, यानी कि रीडिंग स्किल्स को बढ़ाता है। शिक्षक का व्यवहार कक्षा में एक सुविधादाता, फैसिलिटेटर और मार्गदर्शक का होना चाहिए, ना कि तानाशाह का। सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग का वातावरण बच्चों में सामाजिक भावना और एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति विकसित करता है। बैठने की व्यवस्था लचीली होनी चाहिए ताकि समूह कार्य आसानी से हो सके। विद्यालय में हवादार कक्षाएं और पर्याप्त प्रकाश भौतिक वातावरण को पढ़ने योग्य बनाते हैं। कक्षा प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि अनुशासन स्वप्रेरित हो, दंडात्मक नहीं। बच्चों को कहानी सुनाना पठन के लिए मानसिक वातावरण तैयार करने की सबसे अच्छी विधि है। विद्यालय प्रांगण में हरियाली और शांति एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती हैं। समावेशी कक्षा का वातावरण सहानुभूति नहीं बल्कि समानुभूति पर आधारित होना चाहिए। अधिगम वातावरण को रुचिकर बनाने के लिए खेल विधि का सर्वाधिक प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाना चाहिए। कक्षा में टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उचित और आसान उपलब्धता बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक पुनर्वलन, शाबाश, बहुत अच्छा का प्रयोग कर उत्साही वातावरण बनाना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयोगशाला या विज्ञान कोना का निर्माण करना चाहिए। पठन वातावरण सृजन में समुदाय और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। कक्षा में शोर का मतलब हमेशा अनुशासनहीनता नहीं होता, यह सक्रिय अधिगम का संकेत भी हो सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कक्षा का वातावरण आनंददायी यानी कि जॉयफुल और तनाव मुक्त यानी कि स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। तो लर्निंग थ्योरीज जो हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, EL थार्नडाइक ने दिया है जिसका प्रयोग बच्चों में अभ्यास की आदत डालने में होता है। थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके दिया जो बुरी आदतों को छुड़ाने में उपयोगी है। पावलोव के सिद्धांत का कक्षा में उपयोग अनुबंधन के द्वारा शब्द और अर्थ के बीच संबंध स्थापित करना है।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्कीनर ने दिया है चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके। स्कीनर का सिद्धांत कक्षा में पुनर्बलन के महत्व को दर्शाता है, जिससे अभिक्रमित अनुदेशन का विकास हुआ है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों कोहलर, कोफका, वर्दिमर की देन है, जो चिंपैंजी पर किया गया है। कोहलर का सिद्धांत शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का आधार है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, जो बोबो डॉल प्रयोग पर आधारित है। बंडूरा के अनुसार बच्चे अनुकरण और मॉडलिंग के द्वारा सबसे ज्यादा सीखते हैं, अतः शिक्षक का आचरण आदर्श होना चाहिए। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताता है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। पियाजे के अनुसार शिक्षण बालकों की संज्ञानात्मक अवस्थाओं के अनुसार के अनुरूप होना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें जेडपीडी का संप्रत्यय है। वाइगोत्स्की के अनुसार कक्षा में सहकर्मी शिक्षण और मचान पाड़ अधिगम के लिए सर्वोत्तम है। ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत बच्चों को स्वयं अन्वेषण करने पर बल देता है। अधिगम का पदानुक्रमिक सिद्धांत रॉबर्ट गैन ने दिया, जिसमें अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं। गैने के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर समस्या समाधान अधिगम है। C.L. हल ने प्रबलन आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत दिया है, जो बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत कहता है कि अधिगम व्यक्ति और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, जिसके अनुसार कक्षा में हर बच्चे की प्रतिभा अलग होती है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसका नाम है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। विकलांग के स्थान पर अब दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा में इनके लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है, इंक्लूसिव एजुकेशन। दृष्टिबाधित विजुअली इंपेयर्ड छात्रों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने 6 बिंदुओं पर आधारित किया था। तो ये जो ब्रेल लिपि है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित है और इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। श्रवण बाधित हियरिंग इंपेयर्ड छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा और हियरिंग एड्स की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों को आगे की पंक्ति में बिठाना चाहिए और बड़े अक्षरों वाली किताबों का प्रयोग करना चाहिए। RPWD एक्ट 2016 राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंतर्गत दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। दिव्यांग बच्चों के विद्यालय में रैंप, सुलभ शौचालय और व्हील चेयर की भौतिक व्यवस्था अनिवार्य है। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार है। डिस्कैकुलिया गणित गणना संबंधी विकार है, तो जिसमें डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल ये डिसऑर्डर है। दिव्यांग छात्रों के लिए परीक्षा में अतिरिक्त समय और आवश्यकता अनुसार लेखक की व्यवस्था होती है। श्रवण बाधित छात्रों को पढ़ाते समय शिक्षक को होठों के पठन में आसानी के लिए उनके सामने खड़ा होना चाहिए। ऑटिज्म स्वलीनता से पीड़ित बच्चे सामाजिक संचार में कठिनाई महसूस करते हैं, उनके लिए रूटीन निर्धारित होना चाहिए। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चों को ध्यान जल्दी भटकता है, उन्हें छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए। दिव्यांग बच्चों का मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दिव्यांग बच्चों के लिए समान अवसर और बाधा मुक्त शिक्षा की वकालत करती है। ब्रेल लिपि के अलावा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स और स्क्रीन रीडर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों में हीन भावना को दूर कर आत्मविश्वास जगाना है। शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को खेल के मैदान में उनकी क्षमता के अनुरूप वैकल्पिक खेल खिलाए जाने चाहिए। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी केवल विशेष शिक्षक की नहीं, बल्कि संपूर्ण विद्यालय प्रणाली की होती है। होल स्कूल सिस्टम की प्रणाली जिम्मेदारी होती है। अब हम बात करेंगे यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, सी टेट के PYQs की।
जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर का है, यूपी टेट 2017 और सुपर टेट में पूछा गया है। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का विचार सबसे पहले विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। आईक्यू का सूत्र होता है मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100। इसे टर्मन ने पूर्ण रूप दिया था। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। सीटेट 2019 का प्रश्न है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। यूपी टेट 2016। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने कहा है। यूपी टेट का प्रश्न है। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है। यूपी टेट 2017 का प्रश्न है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। यूपी टेट 2018 और सुपर टेट का प्रश्न है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन अरस्तू का है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलेम वुट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। सीटेट 2021 का प्रश्न है। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सेंसरी मोटर स्टेज। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी G&S फैक्टर स्पीयरमैन ने दी है। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं, यह कथन वाटसन का है। यूपी टेट का प्रश्न है। अधिगम का वक्र सीखने की मात्रा, गति और उन्नति को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। सुपर टेट 2018 का प्रश्न है। सीखने में पठार आने का मुख्य कारण थकान या प्रेरणा की कमी है, फटीग और लैक ऑफ मोटिवेशन है। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोहलवर्ग ने दिया है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह पठन विकार से संबंधित है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सामान्य और दिव्यांग बच्चों को एक ही नियमित विद्यालय में शिक्षा देना है। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? बिना बोझ के सिखाना। क्या? बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। यह एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक ड्वाइट डब्ल्यू एलन है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि 36 मिनट होती है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़े हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। किंडरगार्टन विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा, चिल्ड्रंस गार्डन। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? लेखन अक्षमता से है, राइटिंग डिसेबिलिटी से है। टीएटी व्यक्तित्व मापन की विधि है जिसे मरे और मार्गन ने दिया है। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू 90 से 109 के मध्य है वे सामान्य बुद्धि के बालक हैं। तत्परता का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन पियाजे का है। सीखने की खेल विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो यह बाल्यावस्था के लिए। बालक का सामाजिक विकास और सर्वप्रथम कहां से शुरू होता है? परिवार से, फैमिली से। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसे अपने छात्रों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है। एक टर्मन के अनुसार आईक्यू का वर्गीकरण 140 से अधिक है यानी कि प्रतिभाशाली है, 120 से 139 है यानी कि प्रखर बुद्धि है, सुपीरियर है, 110 से 119 है, तीव्र बुद्धि है, एबव एवरेज है, 90 से 109 है अगर आईक्यू रेंज तो सामान्य बुद्धि होती है, और 80 से 89 है तो मंद बुद्धि होती है, 70 से 79 है तो क्षीण बुद्धि होती है, और 70 से कम है तो जड़ बुद्धि यानी कि मूर्ख
फीबल माइंडेड व्यक्ति हो सकता है। तो ये आईक्यू का रेंज है और इसका क्लासिफिकेशन जो था वो मैंने आपको करा दिया। आज ये आपकी शुरुआत हो रही है। एक बार मैं आपको सारे सब्जेक्ट का 150 वन लाइनर के द्वारा एक बार ओवरव्यू कराऊंगा। उसके बाद हर टॉपिक का 400, 300, 500 इस प्रकार के वन लाइनर लेके आऊंगा, जिससे आपका पूरा टॉपिक बहुत आसानी से कंठस्थ हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका तैयारी में निरंतरता बनाए रखना, रिवीजन करना और चीजों को समझना। जब तक चीजों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो चीजें आपके लिए कठिन बनी रहेंगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। क्या आप भी सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं और अच्छे से इस परीक्षा में मेहनत करके शामिल होकर अपने लिए एक नौकरी पक्की करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा। अगर आपको मन में कुछ सुझाव हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हमारा अच्छा कंटेंट और आपके अच्छे कमेंट दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपके लिए भी। तो इसी प्रकार हम लोग लगातार बढ़ते चले जाएंगे और सुपर टेट का पूरा सिलेबस वन लाइनर के द्वारा, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज के द्वारा कवर कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 249 रुपए। बाद में ये फीस बढ़कर 299, 349 रुपए तक जाएगी। अभी शुरुआत है तो 249 रखी गई है और शुरुआत में जैसे ही 50 एडमिशन हो जाएंगे वैसे ही ये फीस 299 पहुंच जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी से जुड़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आपका लक्ष्य है शिक्षक भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, एक नौकरी पक्की करने का, बहुत वर्षों बाद भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती आना तय है लेकिन ये बहुत वर्षों बाद आई है, अगली बार कब आएगी किसी को नहीं पता है। तो आपको निरंतरता के साथ नोट्स की आवश्यकता होगी, जो मैं आपको लगातार उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।